नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण न्यूज। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे तो सामने आ चुके हैं। क्या नतीजे आए ये हम सबको पता है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा भी पेश कर दिया, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बावजूद, प्रचंड बहुमत हासिल करने के बावजूद अभी तक महायुति गठबंधन यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाला गठबंधन ये तय नहीं कर पाया है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने को लेकर तमाम कवायद शुरू हो चुकी है। एनसीपी, जब मैं बात करता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो यहां पर अजीत पवार गुट, क्योंकि जनता ने यह बता दिया है कि असली एनसीपी वही है। एनसीपी ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अजीत पवार एनसीपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वही एकनाथ शिंदे भी लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। शिवसेना की बैठक हुई विधायक दल की और उसमें एकनाथ शिंदे को न सिर्फ विधायक दल का नेता चुन लिया गया, बल्कि उसमें यह भी कहा गया कि शिवसेना के तमाम विधायक ये चाहते हैं कि जीत का जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जाता है, उनकी लाडली बहन योजना को जाता है, इसलिए उन्हीं को फिर से गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे अपनी ताकत भी लगातार दिखा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद उनके घर पर महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसका सीधा सीधा संदेश वो भाजपा को देना चाहते थे कि उनकी वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से, उनके नेतृत्व की वजह से, उनके चेहरे की वजह से महायुति गठबंधन को फिर से बहुमत हासिल हुआ है, प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि सार्वजनिक रूप से खुद एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी के नेता विधायक जो भी बयान दे रहे हो, लेकिन एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। तमाम तीनों दलों के नेता बैठेंगे और उसमें जो मुख्यमंत्री का नाम तय होगा उस पर सभी लोगों की सहमति होगी, उसको लेकर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन सवाल ये कि तय कब होगा। अगले 24 घंटे के अंदर अगर मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया जाता है तो फिर कई तरह के संवैधानिक संकट खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम तय करना है। सबसे पहले तो भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, अभी नेता का नाम तय होगा, उसके बाद महायुति गठबंधन की बैठक होगी, उसमें नेता का नाम तय किया जाएगा। इसके बाद ये राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और अगर ये प्रक्रिया 26 नवंबर रात 12 बजे तक पूरी नहीं हो पाई तो फिर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाएगी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि फैसला कब तक होगा। आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक बड़ी जीत दर्ज कराकर आए हैं। एक शानदार जीत उन्होंने महायुति गठबंधन को दिलाई है। भाजपा को इससे पहले इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं मिली। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, जो तमाम लोग जानते हैं कि कितना स्ट्राइक रेट एक तरह से भाजपा और भाजपा के सहयोगियों ने दिखाया, 148 में से 132 सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर जीत कर लाई है और इसका स्ट्राइक रेट है 89%। इसके साथ ही अगर 81 सीटों पर शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे लड़े थे, 57 सीटें जीते, 70% का स्ट्राइक रेट। और उनसे भी ज्यादा बेहतरीन शानदार स्ट्राइक रेट जो रहा है वो एनसीपी अजीत पवार गुट का रहा है। 55 सीटों पर लड़े, 41 जीते, 75% का स्ट्राइक रेट रहा है। और आज की तारीख में मैं बात करूं तो अलग अलग निर्दलीय और कुछ छोटे दलों के जो विधायक जीत कर आए थे, ऐसे 5 विधायकों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो बीजेपी की टैली 132 + 5 137 के पास बीजेपी की टैली पहुंच गई है। यानी बहुमत से बीजेपी अकेले अपने दम पर बस थोड़ा सा पीछे रह गई। और हमें यहां यह भी याद रखना होगा कि बीजेपी के कई नेता अजीत पवार की पार्टी से चुनाव लड़कर जीते हैं, बीजेपी के कई नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़कर जीते हैं। तो बहुमत तक पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, वो अकेले दम पर भी बहुमत तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई संदेश फिलहाल नहीं देना चाहती है कि बहुमत मिलने पर वो गठबंधन के साथियों को दरकिनार कर देती है, क्योंकि इसी सवाल पर तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, इसी सवाल पर तो बीजेपी ने एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ा था, इसी सवाल पर तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि 2019 में गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लालच में, सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे
कांग्रेस और शरद पवार की गोद में जा बैठे थे। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इस तरह का कोई संदेश देना नहीं चाहेगी। ऐसे में विकल्प क्या है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस एक बड़ी जीत के साथ आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति कैरियर शुरू किया, नगर सेवक यानी बहुत ही निचले स्तर से उन्होंने राजनीति कैरियर शुरू किया था और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, एक बड़ी जीत दिलाई। नागपुर से आते हैं जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, आरएसएस के चहेते माने जाते हैं, आरएसएस के लिए वो भविष्य का चेहरा है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर मैं आपको बताऊं कि भविष्य को लेकर भी भाजपा को सोचना है। क्या एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की कमान सौंपी जाए, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में लेकर आया जाए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? लेकिन ऐसा भी होता है तो महाराष्ट्र बीजेपी में एक बड़ी बगावत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के भाजपा के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता, विधायक देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो अगर इस मांग को खारिज किया जाता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र भाजपा में भी एक बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे सूरतों में भाजपा आला कमान 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। सबसे पहला विकल्प तो यही है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए और देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में ले आया जाए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, अजीत पवार वहां पे उप मुख्यमंत्री बने और जो भाजपा का कैडर है उनको समझाया जाए कि देवेंद्र फडणवीस को सजा नहीं दी गई बल्कि उन्हें बहुत उच्च पद दिया गया है। अगले 3 वर्षों तक वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और पूरे देश में भाजपा को मजबूत बनाने के मिशन में जुटेंगे। इस प्रपोजल पर या इस फॉर्मूले पर आरएसएस की भी सहमति हो सकती है। दूसरा फॉर्मूला यह हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान सौंपी जाए और एकनाथ शिंदे को यह कहा जाए कि आप केंद्र में आकर मंत्री बन जाइए, क्योंकि केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। अजीत पवार को वहां उप मुख्यमंत्री बनाया जाए तो निश्चित तौर पर वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो सीनियर उप मुख्यमंत्री होंगे उस सरकार में। और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि अभी लोकसभा सांसद है, उनको राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा करके एकनाथ शिंदे को इस तरह से संतुष्ट किया जा सकता है कि देखिए, आपने बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपना अधिकार साबित कर दिया है, आपने उद्धव ठाकरे को एक तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है राजनीतिक तौर पर, अब अपने बेटे को आगे बढ़ाइए ताकि वो आदित्य ठाकरे के राजनीतिक वजूद यानी रहे सहे राजनीतिक वजूद को एक तरह से खत्म कर दे और शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की पार्टी बन जाए। ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस फॉर्मूले के तहत वो खुद भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और अपने बेटे को राज्य में एक चेहरे के रूप में स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, एक नया नेता जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला एक बीच का फॉर्मूला निकल सकता है, क्योंकि पूरी तरह से दरकिनार करना चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो संभव नहीं है, तो 2.5 साल का एक फॉर्मूला निकल सकता है। इसको लेकर दोस्तों बहुत चर्चा हो रही है, हालांकि इस फॉर्मूले को पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। भाजपा के जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि बहुत ही गंभीरता से इस बात पर विचार हो रहा है, जो दूसरे फॉर्मूले का मैंने जिक्र किया है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी जाए। एकनाथ शिंदे अगर खुद उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो उनको केंद्र में लाकर मंत्री बनाया जाए और उनके बेटे को महाराष्ट्र में या तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या कोई वरिष्ठ या बहुत ही महत्वपूर्ण गृह जैसा मंत्रालय या वित्त जैसा मंत्रालय या पीडब्ल्यूडी जैसा अहम मंत्रालय दे दिया जाए, ताकि पूरे महाराष्ट्र में उनकी छवि एक नेता के तौर पर उभर सके और ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? एक बात तो बिल्कुल तय है, बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र का किंग कौन होगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा दोस्तों, इसका फैसला दिल्ली के दरबार में ही होना है। तमाम जो नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, ये तीनों नेता दिल्ली आएंगे। दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। निश्चित तौर पर उस तरह की जो बैठक है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हैं। उस बैठक में चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहते हैं, अमित शाह के घर पर यह बैठक होगी या फिर देवेंद्र फडणवीस के घर पर यह बैठक होगी और उस बैठक में ये पूरे फॉर्मूले पर डिस्कस करके एक अंतिम फैसला किया जाएगा। हालांकि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, जो महाराष्ट्र के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव जो कि सह प्रभारी थे, ये चुनावी नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के विधायकों से एक राउंड की चर्चा कर चुके हैं। जिस दिन चुनावी नतीजा आया था उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद
देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को फोन कर बधाई भी दे चुके हैं और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज की रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात रहने वाली है दोस्तों, और आज की रात जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होगी, दिल्ली दरबार में जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, उस बैठक में ये तय होगा कि अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र का किंग कौन बनेगा। हमने तमाम फॉर्मूले आपको बता दिए और हमने ये भी बता दिया कि सूत्रों के हिसाब से किस व्यक्ति का नाम सबसे आगे चल रहा है। आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो सबसे आगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के रेस में देवेंद्र फडणवीस है और दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे है। लेकिन समय बहुत तेजी से भाग रहा है और भाजपा आलाकमान को इसे लेकर बहुत जल्द ही फैसला करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरह के महत्वपूर्ण खबरों पर आपको सटीक विश्लेषण देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।